गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी 10th क्लास की 30 वर्कशीट है और नेशनलिज्म इन यूरोप हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो वियना संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई थी, उसके फीचर्स क्या थे, वो क्या क्या चीज़ उसकी विशेषताएं थी। ओके, कंजर्वेशन इन यूरोप आफ्टर 1815 का मतलब हो गया कि नेपोलियन इसमें हार चुका है। तो उसके बाद जो है रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवाद। इसका मतलब कि जो विचारधारा होती है ना, कि पुरानी चीज़ों को मानना, परंपराओं को मानना, उसे कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। तो ये दोबारा से लौट आया। Napoleon was defeated in 1815 and after this European government were driven by a spirit of conservatism। मतलब कि जब नेपोलियन हार गया 1815 में, तो जो गवर्नमेंट है, यूरोपियन गवर्नमेंट, अब वो दोबारा से रूढ़िवाद की तरफ चल पड़ी। As a political philosophy, conservation is stressed upon the importance of tradition, established institution and custom, and preferred gradual development to quick change। जो हमारी रूढ़िवादी सोच है ना, वो क्या कहती है, जो हमारी पुराने कस्टम्स है, पुरानी संस्थाएं हैं, पुरानी संस्कृति है, इसको मानो। और जो हम तीव्र परिवर्तन चाहते हैं ना, एकदम से बदलाव लाना, भाई एकदम से बदलाव मत लाओ, धीरे धीरे, ठीक है ना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। इन दिस बैकग्राउंड अ समिट कॉल्ड द कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट वियना। इस बीच हम देखते हैं कि वियना में एक कांग्रेस यानी कि एक सम्मेलन किया गया। द कांग्रेस वाज hosted by the Austrian chancellor Duke Metternich। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो आपका ट्रीटी ऑफ वियना है वो किस सन में हुई, 1815 में, और इसका होस्ट किसने किया था? तो आपका आंसर आएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक का। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार आता है क्वेश्चन, जरूर याद कीजिएगा। द ट्रीटी ऑफ वियना वॉज साइंड इन दिस कांग्रेस। तो ये जो सम्मेलन हुआ 1815 में, इसी में ट्रीटी ऑफ वियना जो है उसको साइन किया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई, तो 1815 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, तो आप उसमें बताएंगे कि इसमें कई अलग अलग से जो है राज्य मिल गए थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया आ गया था, रूस आ गया था। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने नेपोलियन को हराया था, वो फिर से एक साथ आ गए कि भाई 1815 में अब नेपोलियन चला गया, अब हमें चेंजेस लाने हैं। ठीक, तो चेंजेस क्या, इसमें क्या क्या फीचर्स थे? द बर्बन डायनेसिटी वॉज रिस्टोर टू पावर इन फ्रांस। जो बुर्बो वंश था ना, जो 1789 में हम देखते हैं लुई 16 था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान मारा गया, तो उस वंश को दोबारा से यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अब इनका क्या लक्ष्य था? जो राजतंत्र था, यानी कि जो पुरानी परंपरा थी कि राजा के बाद राजा बनेगा, कंजर्वेटिव जो विचार हैं, जो परंपरावादी जो लोग थे, वो इंटेंशन दोबारा से अप्लाई कर दी गई। ठीक, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इन इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के छत्र छाया में जितने भी क्षेत्र फ्रांस ने जीते थे, वो सारे उससे वापस ले लिए गए। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent expansion in future। जो फ्रांस था ना, उसके बाउंड्रीज पे नए राज्य बसा दिए गए ताकि फ्रांस जो है वो आगे अपने क्षेत्रों को ना बढ़ा सके। ठीक, बुर्बो डायनेसिटी वापस आ गई, कंजर्वेटिव विचार वापस आ गए, फ्रांस ने जो जीता था वापस ले लिया गया और उसको सीमित कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। ये 1815 के काम थे। ठीक, 1815 की ट्रीटी जो वियना थी, वो इसीलिए की गई थी, जो भी नेपोलियन ने सुधार किए थे, उन सुधार को वापस से जो है चेंज करने के लिए। अब हम ड्यूक मेटरनिक के बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज द ऑस्ट्रियन चांसलर। ही वॉज बोर्न ऑन 15 मई 1773। ऑस्ट्रिया का रहने वाला उसका चांसलर है। ही वॉज बोर्न, कब जन्म हुआ इसका? 15 मई 1773 में। ही हैड वंस रिमार्क दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि ये किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांस ऑलरेडी छींक रहे हैं, फ्रांस के लोग नहीं।
इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्टिविटी फ्रांस में होती है तो जो बाकी का यूरोप है उसमें उसकी जो हमें झलक नज़र आ जाती है। जैसे फ्रांस रिवॉल्यूशन हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुई थी, उसने पूरे यूरोप को ये सिखा दिया कि भाई उठ जाओ, खड़े हो जाओ, अपने लिए लड़ने की ज़रूरत है, हम भी लड़ें, तुम भी लड़ सकते हो। जो आपका ये इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें जो लेकर के आई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसने बाकियों को भी ये चीज़ सिखा दी। मतलब कि फ्रांस की जो भी घटनाएं हैं वो बाकी यूरोप पे भी बहुत असर डालती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, इसे ज़रूर कीजिएगा। He took a prominent part in Congress of Vienna and dominated the European politics from 1814 to 1848. इसने जो वियना में पार्टिसिपेट करा, बकायदा जो है इसने 1814 से लेकर 1848 तक यूरोपीय राजनीति में बहुत अपना अच्छा खासा रोल अदा किया। ठीक, he acted as the restorer of the old regime and the reconstruction of Europe after the Napoleon's War. इसने क्या करा, जो हमारे कंजर्वेटिव लोग थे, जो हमारे रूढ़िवादी लोग थे, उनको दोबारा बसाने का काम इसने किया और नेपोलियन ने जो चेंजेस करे थे उसको हटाने का काम इसने किया। फिर आता है जिस्पे मैस्सिनी। जो जिस्पे मैस्सिनी है वो मेटरनिक का एकदम अपोजिट है, क्योंकि ये मोनार्की के एकदम ही अगेंस्ट है। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब है राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक, he was born in Geneva in 1807. He became a member of secret society of the Carbonari. ये 1807 में जिनेवा में इनका जन्म हुआ था और ये एक गुप्त संगठन था कार्बोनारी। ठीक, उसके ये मेंबर बन गए। क्वेश्चन आता है बेटा कि जिसमें मैथ्सनी किस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, वहां आपका आंसर आएगा कार्बोनारी। ठीक है, as a young man of 24 he was sent to exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. जब ये 24 साल के थे तो लिंगुरिया में एक रिवॉल्यूशन हुई थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इन्हें देश से निकाल दिया गया था। ठीक, he subsequently founded 2 more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Berne. तो इन्होंने 2 संगठन बनाए। कौन कौन से बनाए हैं? यंग इटली और यंग यूरोप। आपसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि यंग यूरोप और यंग इटली किसने बनाया, तो नाम आएगा जिस्पे मैत्सिनी। ठीक, फिर क्वेश्चन आता है कि जो जिस्पे मैत्सिनी है वो किस सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे। जब सदस्य पूछेगा तो कार्बोनारी बताएंगे और जब बताएंगे क्रिएटर थे तो वो यंग यूरोप और यंग इटली के क्रिएटर थे, जिसपे मैत्सिनी। ओके, मैत्सिनी's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. जो मैत्सिनी के विचार थे ना, जो ये कहते थे कि राजतंत्र नहीं आना चाहिए, लोगों को जो है रिपब्लिक पूरा उनका खुद का सर्वसम्मति से शासन होना चाहिए, इस चीज़ ने रूढ़िवादियों को डरा के रख दिया। मैटरनिक जो कि खुद एक रूढ़िवादी समर्थक था, उसने बोला, मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। मैटरनिक ने उसको डिस्क्राइब करा कि भाई ऐसा है कि तुम सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है हमारे दुश्मन हो, हमारे सोशल ऑर्डर के। मैटरनिक ने बोला जिसपे मैत्सिनी के लिए कि जो जिसपे मैत्सिनी है हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। सामाजिक व्यवस्था कौन सी थी? जो आप इनकी कंजर्वेटिज्म था, इसी को लेकर ये कह रहे थे। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मेन फीचर्स ऑफ द वियना ट्रीटी। तो इसमें आपको बताना है कि ड्यूक मैटरनिक है वो उसने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर आप बताएंगे इसमें जो प्रशा के राजा है किंग विलियम प्रथम, उसको एम्परर ऑफ जर्मनी यानी जर्मनी का राजा बना दिया गया था। द पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज द एंड द चेंजेस दैट टुक प्लेस एट ए रिजल्ट ऑफ नेपोलियंस वॉर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वियना ट्रीटी का मेन एम क्या था, तो आप बताएंगे नेपोलियन ने जो भी कुछ किया था उसके सुधारों को वापस हटाना। द बुर्बो डायनेसिटी वॉज गिवन पावर इन फ्रांस। बुर्बो जो डायनेसिटी जो खत्म हो चुकी थी, हट चुकी थी सत्ता से, उसको दोबारा से लाने का काम भी इसी संधि के द्वारा किया गया।
All conquered territories were withdrawn from France. Many states were established on the border of France so that it could not expand again. जो भी फ्रांस ने जीता था नेपोलियन के टाइम में, उन राज्यों को उससे छीन लिया गया और उसके बॉर्डर पर नए राज्य बसा दिए गए ताकि फ्रांस फिर से अपने आप को एक्सपेंड ना कर सके। ये हमारी वियना की ट्रीटी थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक वीडियो डाल दूंगी जो कि आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। चैप्टर के को पूरा समरी दी हुई है मैंने, उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है चैप्टर क्या है और जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आंसर उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेटरनिक। मेटरनिक का क्या रोल था? वो चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया था। उसने कांग्रेस ऑफ वियना की जो है अध्यक्षता की थी और उसने कंजर्वेटिव रिजम को दोबारा से लागू कर दिया था। वाई डू यू थिंक मेटरनिक डिस्क्राइब मैजनी एट द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर? भाई मैजनी को मेटरनिक ने क्यों कहा कि वो सबसे बड़ा उसके सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन है? क्योंकि जो मैजनी था ना वो मोनार्की का सपोर्टर नहीं था, और नॉट हो गया यहाँ पे, ठीक है, नॉट अ सपोर्टर ऑफ मोनार्की, ये अगेंस्ट था, ठीक है, ये अगेंस्ट था मोनार्की के। सो मेटरनिक कंसीडर हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल सिस्टम। जो मेजनी है ना वो कोशिश करता था कि ऐसी सरकार आए जो कि जनता की सहमति से बनी हो। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपेंड इन यूरोप आफ्टर नेपोलियनिज्म? नेपोलियन के बाद कौन से चेंजेस आए? सबसे पहला, बुर्बो वंश दोबारा रीस्टेब्लिश हो गया। फिर द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस दोबारा से आ गए। जो हमारा सिस्टम था उसमें जो पुरानी विचारधारा थी कंजर्वेटिव से दोबारा से आ गए। और फ्रांस को लिमिट में रखने के लिए कोशिश की गई जिसमें उसको उसके पुराने क्षेत्र वापस छीन लिए गए और उसके क्षेत्र के आसपास जो बाउंड्री पर नए राज्य बसा दिए गए ताकि फ्रांस आगे बढ़ ना सके। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।